ठीक है, आपको जो है कैरियर बाइंडिंग पढ़ा दिया था। कैरियर बाइंडिंग में आपको 2 एग्जांपल्स बता दी, विनेगर प्रोडक्शन की और दूसरा ग्लूकोनिक एसिड प्रोडक्शन की। थर्ड में लिखवा रही थी लेकिन वो थर्ड वाली छोड़ दें। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है इंट्रैपमेंट। ठीक है, इंट्रैपमेंट में क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं उनको, जो सेल्स होते हैं माइक्रोबियल सेल्स जो हम किसी खास चीज के प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, उन सेल्स को हम किसी खास पॉलीमेट्रिक मटेरियल में जो है इंट्रैप कर देते हैं, किसी माइक्रो कैप्सूल में, किसी कैप्सूल में उनको ट्रैप कर देते हैं और फिर वो जो कैप्सूल होता है उसको हम फर्मेंटेशन टैंक में डाल देते हैं। ठीक है, और फिर उसकी जो है फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्या होगा, इमोबिलाइजेशन ऑफ सेल्स बाय आइदर एंट्रैपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू पोरस पॉलीमर्स और द माइक्रो कैप्सूल्स बाय बाइंडिंग टू अ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सपोर्ट। अच्छा, ये जो हम ऑर्गेनिक या जो हमारा पॉलीमर सॉरी ये जो हमारा पॉलीमेरिक सब्सटेंस होगा ये हो सकता है सॉल्युबल हो, लेकिन इसके ऊपर जो ऊपर कोटिंग होगी वो इनसॉल्युबल होगी, ताकि जो जब हम इस कैप्सूल को फर्मेंटेशन प्रोसेस में या फर्मेंटेशन टैंक में डालते हैं तो ये जो है डिसॉल्व ना हो जाए। अब इस पिक्चर से आपको थोड़ा सा और ठीक से समझ में आ जाएगा। इसमें हमने क्या किया है कि एक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, होल सेल इन सोडियम एल्जीनेट। ठीक है, सोडियम एल्जीनेट हमने एक जो है मटेरियल सपोर्टिंग मटेरियल दिया है। ठीक है, सपोर्टिंग मटेरियल हमने क्या दिया, सोडियम एल्जीनेट। ठीक है, सोडियम एल्जीनेट में हमने जो है अपने सेल्स इनकॉर्पोरेट किए। ठीक है, उसको फिर हमने जो है जस्टर के थ्रू एक सॉल्यूशन लिया है कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन का। ठीक है, उसमें जब हम अपना होल सेल्स विद सोडियम एल्जीनेट सॉल्यूशन जैसे ही हम कैल्शियम क्लोराइड में डालते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं छोटे छोटे से सर्कल्स, ये छोटी छोटी सी बीड्स बन जाती हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से बीड्स बन गए या फिर ये माइक्रो कैप्सूल हैं जिनके अंदर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप्ड हैं। ठीक है, ये इस तरह से छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स, ये छोटे छोटे से कैप्सूल्स बन जाते हैं, पोरस कैप्सूल्स होते हैं ये, ताकि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एक्टिविटी भी कर सके। ठीक है, अब क्या होगा, ये पोरस कैप्सूल्स या प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये कैप्सूल्स हम कलेक्ट कर लेंगे और ये कैप्सूल्स हम अपने फर्मेंटेशन टैंक में डाल देंगे। अब इसके लिए भी जो है डिफरेंट मटेरियल्स यूज हो जाते हैं, जैसे हमने जो है कैल्शियम एल्जीनेट सॉरी सोडियम एल्जीनेट यूज किया, इसी तरह से हम और भी मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। सोडियम एल्जीनेट इज अ नेचुरल पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड इट मींस पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, is mixed with the whole cells and dropped in a calcium chloride solution in which water insoluble beads are formed। ये beads form होती हैं और फिर इन beads को हम जो है fermentation tank में डाल देते हैं। अच्छा, हम जो है ये जो हम जैसे सोडियम एल्जीनेट यूज कर रहे हैं उसी तरह से हम कुछ दूसरे सॉलिड सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। उसमें आ जाते हैं कोलेजन। नंबर 1 इज कोलेजन। जिस तरह से हम सोडियम एल्जीनेट यूज कर रहे हैं उसी तरह से हम दूसरे पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस भी यूज पॉलीमेरिक मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। वो उसमें आ जाते हैं जेलेटिन, कोलेजन, एगार, कोलेजन, जेलेटिन, एगार, एल्जीनेट और कार्जिनिन। CARRAGENAN, कार्जिनिन।
अच्छा, इस प्रोसेस में ये हो सकता है कि सेल लाइस हो जाए, ठीक है। ये सब किया है, ओके। ये सब क्या है, इंट्रैपमेंट क्या है? अच्छा, तो वो पूछ रहे इंट्रैपमेंट क्या है। इंट्रैपमेंट भी एक ऐसे ही मेथड है जिसमें हम जो है, अच्छा आप शायद ये पूछ रहे हैं, ये सब मैं कोलेजन जेलेटिन पूछ रही हूँ, ये क्या है। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक कैप्सूल के अंदर जो है इंट्रैप कर देते हैं। इसी तरह से डिफरेंट कैप्सूल्स यूज कर सकते हैं। जैसे हमने उसमें सोडियम एल्जिनेट यूज कर रहे थे, इसी तरह से हम कोलेजन भी यूज कर सकते हैं, जेलेटिन भी यूज कर सकते हैं, एगार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा, इस मेथड में ये होता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है उसने उसमें आप उसको आपने जो है ट्रैप किया हुआ है, उसको उस ऑर्गेनिजम्स को आप जो है किसी कैप्सूल में ट्रैप कर देते हैं, तो इट इज पॉसिबल कि सेल लाइज हो जाए, लेकिन इसकी इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो रिटेन रहेगी, ठीक है। सेल अगर लाइज हो भी जाता है, ठीक है, सेल लीक तो नहीं होगा इस कैप्सूल से, लेकिन हो सकता है कि सेल डिसरप्चर हो जाए, सेल जो है ब्रस्ट हो जाए, लेकिन उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होगी वो रिटेन रहेगी, ठीक है। समटाइम्स इंट्रैपमेंट के लिए हम जो है बायोफंक्शनल रिएजेंट्स भी यूज करते हैं। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल हो गई। एक एग्जांपल ये हो गई कि हमने ऑर्गेनिज्म को जो है अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोडियम एल्जिनेट के साथ जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, और फिर उसको कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाल के उसकी बीड्स बन गई। जब बीड्स बन जाएंगी तो फिर बीड्स बन जाएंगी तो हमारे पास वो आ जाएगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिख लीजिए, इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हम एल्जिनेट मटेरियल या पॉलीमर मैट्रिक्स जो हम यूज कर सकते हैं वो है कैल्शियम एल्जिनेट। कैल्शियम एल्जिनेट फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। ये जो बीड्स हैं, जुबैर पूछ रहे हैं बीड्स का हम क्या करेंगे। बीड्स जो हमारे पास बीड्स आ गई हैं वो आपके कैप्सूल्स है। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है कि हम किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैच कर दें, और फिर उस इस तरह से आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म इमोबिलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये जब बीड्स के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है इमोबिलाइज हो गया, फिर अब हम उसको फर्मेंटेशन टैंक में डालेंगे ताकि हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस हो सके, ऑर्गेनिज्म जो है सबस्ट्रेट को कंज्यूम कर सके और डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसको सबस्ट्रेट को कंज्यूम करेगा और हमारे हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट बना के देगा। ये हम बीड्स इसलिए यूज करते हैं। जिस तरह से हमने कैरियर बाइंडिंग में एक सॉलिड सपोर्ट हमने जैसे वुड चिप्स यूज की थी, उस पे हम क्या कर रहे थे, सरफेस के ऊपर अपने ऑर्गेनिजम्स को एडहियर करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, इंट्रैपमेंट मेथड में क्या करते हैं, हम पूरा जो अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एक बीज के अंदर या किसी कैप्सूल के अंदर जो है ट्रैप कर देते हैं। वो जो कैप्सूल होगा, जो बीड होगी, वो पोरस होती है, जिसकी पोरस होती है ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एक्टिविटी जारी रखे, ठीक है। हो सकता है कैप्सूल में आकर आपको जो सेल है वो ब्रस्ट हो जाए, डिस्ट्रप्शन हो जाए, सेल लाइसिस हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो इंजाइम्स होंगे वो बाकायदगी से अपना काम करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता रही थी कि इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हम जो सॉलिड सपोर्ट या जो इंट्रैपमेंट कैप्सूल यूज कर रहे हैं वो है कैल्शियम एल्जिनेट, और इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है वो है सैक्रोमाइसिस सर्विसियाe। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाe, जी, लाइव सेल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
समझ आ गई ये आप लोगों को? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रेटजी है जिससे हम होल सेल इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं वो है इथेनॉल का। मैंने आपको बताया है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हम जो अगर इंट्रैपमेंट मेथड यूज करते हैं, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, जो चीजें आपसे स्किप हो गई हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, पता नहीं हो रही कि नहीं, हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये जब वीडियो आपको मिल जाएगी तो फिर आपने जो मिस किया होगा इंशाल्लाह वो सब आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा हमने इंट्रैपमेंट पढ़ लिया, नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्फ एग्रीगेशन पे। सेल्फ एग्रीगेशन में क्या होता है? सेल्फ एग्रीगेशन में क्या होता है, एक मटेरियल हम ऐसा यूज करते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। जैसे ये वाली पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो गए, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लिया है इन्होंने। Microbial cells are immobilized by cross-linking with bifunctional or multifunctional reagents such as glutaraldehyde, ठीक है। ग्लूटाराल्डिहाइड एक बायफंक्शनल रिएजेंट है। अब बायफंक्शनल रिएजेंट क्या होते हैं? ये ऐसे रिएजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड से जो है रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। ग्लूटाराल्डिहाइड जो होते हैं ऐसे फंक्शनल मल्टी फंक्शनल रिएजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट, अच्छा हम जैसे एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं कि एंजाइम जो होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही या एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही जो है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही कंज्यूम करते हैं। ग्लूटाराल्डिहाइड ऐसे जो है ऐसा मटेरियल या ऐसा रिएजेंट होगा जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स को एक वक्त में या डिफरेंट कंपाउंड्स को जो एक वक्त में यूटिलाइज कर लेगा या उसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। सेल एग्रीगेशन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज पार्टिकल विथ हाई डेंसिटी। सेल एग्रीगेशन में क्या होगा, एक लार्ज पार्टिकल आपके पास आएगा, उस लार्ज पार्टिकल में क्या होगा, ग्लूटाराल्डिहाइड फॉर एग्जांपल है, ग्लूटाराल्डिहाइड के साथ बहुत सारे सेल्स अटैच हो जाएंगे और वो एज अ लार्ज पार्टिकल आपको नजर आएंगे विथ हाई डेंसिटी सेल्स, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि सेल्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो फ्लॉक्यूलेट हो जाएंगे। फ्लॉक्यूलेशन क्या है, वही ये जो सेल्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेंगे। केमिकल क्रॉस लिंकिंग एनहेंस फ्लॉक्यूलेशन एंड स्टेबलाइज द सेल्स, ठीक है। वैसे बहुत नेचुरल प्रॉपर्टी जो होती है ऑर्गेनिजम्स की फ्लॉक्यूलेट करने की लिमिटेड होती है, लेकिन अगर उसके अंदर हम कोई इस तरह का बायफंक्शनल रिएजेंट ऐड कर देते हैं तो फिर उसकी फ्लॉक्यूलेशन प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेल्फ एग्रीगेशन में क्या हो रहा है कि सेल्स का एक गुच्छा बन रहा है, एक लार्ज पार्टिकल बन रहा है जिसमें बहुत सारे सेल्स एक केमिकल एक रिएजेंट के साथ जो है अटैच हो जाते हैं। रिडक्शन द चांस ऑफ वॉश आउट, इसमें इस प्रोसेस का जो है इस प्रोसेस का एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें सेल्स आसानी से जो है वॉश आउट नहीं होते। इम्प्रूव मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ माइक्रोबियल सेल्स, इस तरह से क्या होता है जब सेल्स एग्रीगेट हो गए, सेल्स एक लार्ज पार्टिकल बना रहे हैं तो उसमें सेल्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी एनहेंस हो जाती है। कॉमनली यूज क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स, एक अच्छा इस क्रॉस लिंकिंग के लिए जो डिफरेंट एजेंट्स यूज करते हैं उनमें से एक आ गया ग्लूटाराल्डिहाइड की हमने बात कर ली, उसके अलावा पॉली अमाइंस यूज कर सकते हैं, पॉली इथाइलिन अमाइंस यूज कर सकते हैं, पॉलिस्टरीन यूज कर सकते हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल्स भी यूज कर सकते हैं। अल्कोहल से याद आया फर्मेंटिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नंबर 1 इज एसिड, गैस एंड अल्कोहल, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में मैंने आपसे पूछा था कि
प्रोसेस क्या होता है, तो उसमें जब प्रोडक्ट फर्मेंटिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो तीन होते हैं, अल्कोहल, गैस एंड एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, बैक टू दिस क्रॉस लिंकिंग में, या फिर क्रॉस लिंकिंग जो कह रही हूँ मैं, वो क्रॉस लिंकिंग एजेंट है, ठीक है, जिससे हमारे सेल्स अटैच हो रहे हैं। वो हम ग्लूटाल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं, पॉलीअमाइंस भी यूज कर सकते हैं, पॉलीथाइलामाइंस, पॉलिस्टरीन, सल्फोनेट्स और पॉलीविनाइल अल्कोहल्स भी यूज हो सकते हैं। मेजर एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इमोबिलाइजेशन रिएक्शन डू नॉट डिफ्यूजेस विद द बैरियर। अच्छा, जब हम इंट्रैपमेंट मेथड कर रहे थे, इससे पहले जो मेथड था जिसमें हमने क्या किया था, एक कैप्सूल यूज किया था और उसके अंदर अपने सेल को ट्रैप कर दिया था। उसका ड्रॉबैक क्या था कि जब, क्योंकि हम कैप्सूल यूज कर रहे हैं, वो होता पोरस ही है, ठीक है, वो पोरस होता है ताकि ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी कर सके, लेकिन उसके बावजूद जो है डिफ्यूजन बैरियर आ जाता है, ठीक है। जबकि ये जो स्ट्रेटेजी है जिसे हम सेल्फ एग्रीगेशन कह रहे हैं, इसमें डिफ्यूजन बैरियर नहीं आ पाता, ठीक है। डिफ्यूजन बैरियर कैसे आएगा, आप सेल्स को किसी चीज में ट्रैप नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेल्स को आपस में एक दूसरे के साथ अटैच कर रहे हैं, या एक रिएजेंट के साथ बहुत सारे सेल्स आप जो हो अटैच कर रहे हो, तो इसमें डिफ्यूजन बैरियर का कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये उससे भी बेटर होता है। अच्छा जी, उसके लिए अब ये स्ट्रेटजी हम किन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स एंड अल्कोहल्स प्रोडक्शन के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए, ग्लूटाल्डिहाइड किस तरह से अटैच हो जाता है सेल्स के साथ। अच्छा, जो सेल्स आपका माइक्रोबियल सेल होगा, वो क्या होगा, माइक्रोबियल सेल जो है उसके ऊपर एक सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है उस पे लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, लिपोप्रोटीन्स होते हैं। तो ग्लूटाल्डिहाइड क्या करता है कि ग्लूटाल्डिहाइड जो है रिएक्ट कर जाता है या बाइंड कर जाता है विद द लिपोप्रोटीन्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल ऑफ द माइक्रोब, ठीक है। ग्लूटाल्डिहाइड जो है प्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं सेल वॉल पर, उसके साथ जो है अटैच हो जाता है। इस तरह से आपका जो सेल है वो ग्लूटाल्डिहाइड के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। ठीक है, इस तरह से जो है ग्लूटाल्डिहाइड सब ऑर्गेनिजम्स को अपने साथ अटैच कर, से भी जो है फिलहाल हम इससे काम चला लेते हैं जितना हो सकता है। तो ग्लूटाल्डिहाइड का मैं कह रही थी कि माइक्रोबियल सेल होते हैं, सेल वॉल के ऊपर लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लिपोप्रोटीन्स लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, ग्लूटाल्डिहाइड रिएक्ट कर जाता है उन प्रोटीन्स के साथ, लाइसीन प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर जो है जो ग्लूटाल्डिहाइड है एज अ बायोफंक्शनल रिएजेंट यूज हो रहा है और बहुत सारे सेल्स को जो है फ्लोकुलेट कर लेगा, और इस तरह से आपके पास जो है ठीक है। इसकी एग्जांपल में आप लिख लीजिए, इसकी एग्जांपल में हम लिख लेते हैं ग्लूकोनिक एसिड फ्रॉम शुगर, ग्लूकोनिक एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर। इसके लिए जो बाइंडिंग रिएजेंट, जो इसके लिए हम इसके लिए जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो है पॉली इलेक्ट्रोलाइट। पॉली इलेक्ट्रोलाइट इसके लिए हम जो है अपना यूज कर रहे हैं, रिएजेंट यूज कर रहे हैं, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है वो है एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर,
ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लीजिए, फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट के लिए हम जो बाइंडिंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो है 1% एल्ब्यूमिन, 1% एल्ब्यूमिन प्लस 0.25% ग्लूटाराल्डिहाइड, 1% एल्ब्यूमिन एंड 0.25% ग्लूटाराल्डिहाइड, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है वो है सैक्रोमाइसिस सर्विसियाe। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाe। डिफरेंट प्रोडक्ट्स इससे बना सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड लाइक एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, ये सब चीजें। अच्छा जी, ये स्ट्रेटेजीज को दोबारा से इनकी एक ओवरऑल पिक्चर शो हुई है। नंबर 1 इज इंट्रैपमेंट विद पोरस। इंट्रैपमेंट की एग्जांपल ये है कि ये आपका एक बड़ा सा कैप्सूल है जिसमें जिसमें जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने ट्रैप कर लिया है। ठीक है, ये इंट्रैपमेंट की एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कैरियर बाइंडिंग या एड्सॉर्प्शन की है। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि आपने एक सॉलिड सपोर्ट लिया, ए बी, ये दोनों पिक्चर जो है एड्सॉर्प्शन को शो कर रही है। इसमें क्या किया आपने, सॉलिड सपोर्ट लिया है और सेल्स इसके ऊपर जो है अटैच हो गए या एड्सॉर्ब हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और ये एक सॉलिड सपोर्ट है जिसके साथ सेल्स एड्सॉर्ब हो गए हैं। इसी तरह से सेल्फ एग्रीगेशन पे आ जाते हैं। सेल्फ एग्रीगेशन में क्या होता है कि हम एक रिएजेंट लेते हैं और उसमें हम सेल्स को आपस में एग्रीगेट कर देते हैं। उसके बाद ये वाला हमने पढ़ा नहीं तो इसको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे क्या आ जाते हैं। नंबर 1 इज रिसाइकलिंग हो सकती है और ऑर्गेनिज्म को हम रीयूज कर सकते हैं। पहले जो ये प्रॉब्लम हो रहा था, हम सस्पेंडेड सेल्स यूज कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि हम नंबर 1 ये कि सेपरेशन मुश्किल हो जाती थी, प्रोडक्ट से हम बायोमास को सेपरेट करना प्रॉब्लम हो जाता था। ठीक है, इसी तरह से कुछ सेल्स जो है लीक आउट हो जाते हैं, कुछ सेल्स ब्रस्ट हो जाते थे, तो फिर उनको प्योरीफाई करना, प्रोडक्ट से प्योरीफाई करना थोड़ा मुश्किल होता था। इसमें हम एडवांटेज ये है कि हमें क्योंकि सॉलिड सपोर्ट होता है, सॉलिड सपोर्ट जो होगा वो हम इजीली रिमूव भी कर सकते हैं और फिर क्योंकि सॉलिड सपोर्ट में हमारे पास ऑर्गेनिजम्स बाकी हैं तो वो अपनी एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर हम ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से तो बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिटेन इनसाइड द रिएक्टर एज अ प्रोडक्ट लीव द रिएक्टर। हम ये भी कर सकते हैं, एडवांटेज है इसका ये भी है कि हम प्रोडक्ट सेपरेट कर ले, प्रोडक्ट निकाल लें और हमारा बायोमास वही रहे with the solid support. ठीक है, immobilization can be used for a continuous process. continuous लास्ट पॉइंट रिपीट कर दे। रिसाइकलिंग की बात हो रही है, रिसाइकलिंग या यूजिंग की बात हो रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने एक बार यूज कर लिया उनको हम बार बार भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिटेन इनसाइड द रिएक्टर। हमने रिएक्टर में फॉर एग्जांपल हम बीड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल ग्लास बीड्स या फिर हम कोई माइक्रो कैप्सूल यूज कर रहे हैं, एक बार हमने रिएक्टर में डाल दिया, हमारा क्या होगा, सबस्ट्रेट हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट जैसे ही बन जाएगा, प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे इजीली और हमारा जो बायोमास है या जो हमारे कैप्सूल्स है वो वही रहेंगे। ठीक है, ये बोलना चाह रही, वो वही रहेंगे, उनकी एक्टिविटी, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी एक्टिविटी रिटेन रहेगी। उसी को अब हमारे पास बायोमास है, अब बस हम क्या करेंगे, रिएक्टर में अपना सबस्ट्रेट डालेंगे, दोबारा से जो है प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, दोबारा से प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर वो बायोमास वही रिटेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इमोबिलाइजेशन कैन बी यूज फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए भी ये कर सकते हैं कि हमें प्रोसेस रोकने की जरूरत नहीं, कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोडक्ट निकालते जाएंगे, ऊपर से सबस्ट्रेट डालते जाएंगे और आपका जो है ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करता रहेगा।
Nutrient depletion or inhibitory components do not have a large effect on immobilized cells. Immobilized cells हैं तो अगर न्यूट्रिशन डिप्लीशन हो जाती है या फिर इनहिबिटरी प्रोडक्ट हो जाता है तो वो इमोबिलाइज सेल्स को जो है अफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बीड्स यूज कर रही हूँ, ठीक है, मैंने बताया था कि बीड्स अगर मैं यूज कर रही हूँ या कैप्सूल माइक्रो कैप्सूल मैं यूज कर रही हूँ तो वो पोरस तो होता है, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा उसमें बड़े पोर्स नहीं होते, इतना ज्यादा पोरस नहीं होता कि वो इनहिबिटरी कंपाउंड को अंदर आने दे ऑर्गेनिज्म की किलिंग के लिए, ठीक है। इस तरह से हम जो है इनहिबिटरी कंपाउंड्स को रोक सकते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने से। सेल्स में कैटेलाइज अनवांटेड, अच्छा डिस, अब यहाँ पे वो कुछ हमने जो है इस स्लाइड में हमने कुछ एडवांटेजेस इसके डिस्कस करे, अब कुछ डिसएडवांटेजेस कर देते हैं। अच्छा साथ में आप लोग जो है अपनी अटेंडेंस भी दे दें, अपने नाम फुल नेम के साथ जो है प्रेजेंट लिख दें तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेल्स में यूटिलाइज अनवांटेड साइड रिएक्शन, क्योंकि हम सेल्स यूज कर रहे हैं, अब सेल के अंदर एक एंजाइम तो नहीं होता, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, जबकि हम जब ठीक है एक एंजाइम 10 मिनट बाद फिर से ये मीटिंग खत्म होने वाली है तो मैं कोशिश करती हूँ 5 मिनट रह जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को दूसरी मीटिंग का वो दे दूंगी, लिंक दे दूंगी, फिर हम दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सेल्स जो होते हैं उनमें एक एंजाइम नहीं होता, उसमें डिफरेंट एंजाइम होते हैं, तो फिर इट इज पॉसिबल कि साइड रिएक्शन हो जाए, ठीक है, हम जो रिएक्शन चाह रहे हैं उसके अलावा भी दूसरे रिएक्शन हो जाए, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। जैसे कि हम होल सेल हम मैंने आपको बताया 2 टेक्निक होती है, एक होती है एंजाइम इमोबिलाइजेशन, दूसरी होती है होल सेल इमोबिलाइजेशन, ठीक है। जब हम होल सेल यूज कर रहे हैं तो इसमें और भी एंजाइम से दूसरे रिएक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन जब एंजाइम इमोबिलाइजेशन करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक एंजाइम को सिलेक्ट करते हैं, उसी को प्योरीफाई करते हैं, उसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को सॉलिड सपोर्ट के साथ लेके चलते हैं, तो हमारा सिर्फ वही रिएक्शन चल रहा है। हालांकि होल सेल इमोबिलाइजेशन का ड्रॉबैक ये है, ये डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अनवांटेड साइड रिएक्शंस भी हो जाते हैं क्योंकि मोर देन 1 एंजाइम्स हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, सेल मेम्ब्रेन प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस क्यों करती है? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है लेकिन डिफ्यूजन बैरियर एज अ डिफ्यूजन बैरियर भी होती है। हो सकता है सेल मेम्ब्रेन अलाउ ना करे कि वो एंजाइम्स को डिफ्यूज करे या जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो रिड्यूस हो जाए, तो सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है लेकिन एज अ डिफ्यूजन बैरियर भी काम करती है, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी भी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी कंट्रोल, अब जो सेल्स की अपनी फिजियोलॉजिकल स्टेट्स हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसके ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशंस पे, ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है, हमें दूसरी मीटिंग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें जो है अपनी प्रेजेंट लगा दें ताकि फिर आपकी ये 2 क्लासों की अटेंडेंस हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी, फॉर द प्रोडक्शन, हाँ इस प्रोसेस को इमोबिलाइजेशन प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स फार्मस एंड इम्पोर्टेंट केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए हम जो है ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। दूसरा ये प्रोडक्ट्स सेपरेशन रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन हो रही है, इनेबल कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट रिसाइकलिंग, एक इसकी एप्लीकेशन ये भी है कि हम बायो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, बायो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। कॉस्ट रिडक्शन हो रही है, कॉस्ट रिडक्शन किस तरह से हो रही है कि पहले हम जब एंजाइम इमोबिलाइजेशन कर रहे थे तो उसमें हम
एंजाइम को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, प्योरीफाई कर रहे थे, उसमें हमें क्या हो रहा था, एक तो कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही थी कि हमें उसकी एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन करनी है। दूसरा ये हो रहा था ड्रॉबैक कि एंजाइम अपनी एक्टिविटी स्लो कर देता था या उसकी कुछ एक्टिविटी जो है लूज हो जाती थी। प्रोडक्ट सेपरेशन, जबकि होलसेल इमोबिलाइजेशन में जो है प्रोडक्ट सेपरेशन आसान हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी हम इमोबिलाइजेशन यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक कौन कौन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, निकोमाइसिन, ऑक्सीटेट्रासिलिन, पेनिसिलिन, रिफामाइसिन, साइक्लोपोरिन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमोबिलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म। जो हमने ऑर्गेनिजम्स यूज किए हैं उनकी एक्टिविटी या उनकी प्रॉपर्टीज जो है उनको उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस थी, ये टॉपिक। ठीक है, ये आपकी जो है आज की क्लास हो गई है। मिस आप रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा बाद में।